पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के विभिन्न स्रोत हैं। तो विभिन्न स्रोत कौन से हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और सोमदेव का कथा शरत सागर से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे मित्रों? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे गुरु विष्णुदत्त या चाणक्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने किसे हराकर शासन स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त ने किसे हरा करके? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके और मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इनकी चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न है, किसने कहा कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था? तो ये कहना था प्लूटार्क का। ये प्लूटार्क के मित्रों प्लूटार्क का कहना था। सेल्यूकस कहाँ के शासक थे? तो सेल्यूकस कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया का शासक था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दहेज में क्या दिया था? तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया था और उसने एशिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरीपेमिडाई आदि क्षेत्र दिए थे। अगला प्रश्न है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को उपहार में 500 हाथी दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को उपहार में क्या दिए थे? 500 हाथी उपहार में दिए थे। अगले प्रश्न है, सेल्यूकस ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था? तो मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त किया था और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है मित्रों, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो मेगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। 12वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दक्षिण अभियान की जानकारी हमें प्राप्त होती है? तो दक्षिण अभियान की जानकारी हमें तमिल ग्रंथ था अहनानूर और मुरनानूर और अशोक के स्तंभ अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किसे जैन धर्म की दीक्षा ली? किससे ली थी? तो ये मुनि भद्रभाव से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए थे? तो ये जैन धर्म की दीक्षा लेकर के और चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला कर्नाटक मैसूर में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर चले गए थे और वहाँ पर भी ही इन्होंने उपवास के द्वारा संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने हत्या की थी 298 ईसा पूर्व में इन्होंने हत्या किया था, मतलब संलेखना पद्धति से प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का शासनकाल था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार और उसका बिंदुसार का शासनकाल था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला प्रश्न है, स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार को कहा जाता है अलिट्रोकेट्स कहा जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार अलिट्रोकेट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लिट ने बिंदुसार को क्या कहा है? तो प्लिट ने बिंदुसार को अमित्रघात शत्रुओं का वध करने वाला कहा गया है। अगला प्रश्न है, स्ट्रैबो के अनुसार किस शासक ने बिंदुसार के दरबार में
डायमेकस नामक राजदूत भेजा था? तो एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से क्या मांग की थी? तो बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर व दार्शनिक की मांग की थी, और इसके बदले में इन्होंने बिंदुसार ने जो मांग की थी तो एंटियोकस ने इनमें से 2 वस्तुओं को भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा था। अगला प्रश्न है, मिस्र के राजा ने बिंदुसार के शासनकाल के समय किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो मिस्र के शासक ने किसे भेजा था? डायोनिसस को भेजा था। तो मिस्र से सिस याद रख लेना, मिस्र से सिस, डायोनिसिस। अगला प्रश्न है, किसने आश्रम व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था का पूर्ण रूप बताया था? तो आश्रम व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था का पूर्ण रूप किसने बताया था? प्रोफेसर जी.सी. पांडे के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न है, वेखानस गृह सूत्र के अनुसार संस्कार, ये वेखानस नहीं है मित्रों, ये गृह सूत्र, ये मात्र ये गलत है, ये आगे गलत शब्द टाइप हो चुका है। तो गृह सूत्र के अनुसार संस्कार की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या कितनी है मित्रों? 18 नहीं है, यहाँ पर 16 संस्कारों की संख्या है। 16 संस्कार याद रखना है। अगला प्रश्न है, पाराशर, बोधायन, राह, गृह सूत्र, मनुस्मृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, ये 12वीं बुक में दे रखा है, लेकिन पाराशर, बोधायन के अनुसार, राह, गृह सूत्र में, मनुस्मृति के अनुसार 13 संस्कार दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, गौतम गृह सूत्र के अनुसार संस्कारों की संख्या 40 है। गौतम गृह के अनुसार 40 है संस्कारों की संख्या। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रचलित संस्कारों की संख्या मानी जाती है? तो यही याद रखना है आपको कि संस्कारों की संख्या कितनी है। मित्रों, अगर संस्कारों वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के संस्कार वाला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से 16 संस्कार को याद करवा रखा है और संस्कारों की ट्रिक भी बता रखी है। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन सभी देवी देवताओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? स्वर्गवासी देवता, पार्थिव देवता और वायुमंडलीय देवता, तो 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, अशोक को किन नामों से संबोधित किया गया है? तो अशोक को देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी और राजा के नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो अशोक का नाम मिलता है कौन से? मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। अगला प्रश्न है, अभिलेख के कितने समय के बाद अशोक ने कश्मीर के क्षेत्र को जीता था? तो अभिषेक के कितने समय के बाद में अशोक ने कश्मीर को जीता था मित्रों? 7 वर्ष के बाद में जीता था। अगला प्रश्न है, अभिलेख के अनुसार अशोक ने श्रीनगर और नेपाल में ललित पाटन नगर को बसाया था। यह किसके अनुसार? कल्लण की राजतरंगिणी के अनुसार। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है मित्रों? अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। अगला प्रश्न है, अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग पर नंदराज नामक राजा का शासन था, और ये कहाँ से जानकारी मिलती है मित्रों? तो ये जानकारी मिलती है हाथीगुम्फा अभिलेख से। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किसे अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में भेरी घोष को त्याग करके धम्म घोष को अपनाया था, धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है मित्रों, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था।
39वां प्रश्न मित्रों, मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति से पूर्व उसकी योग्यता एवं चरित्र की परीक्षा ली जाती थी, जिसे कहा जाता था उपदा परीक्षण। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में शीर्षस्थ राज्य अधिकारियों की संख्या कितनी थी? तो राज्य के अधिकारियों की संख्या कितनी थी मित्रों? 18। अगला प्रश्न है, इन 18 राज्य अधिकारियों को क्या कहा जाता था? इनको तीर्थ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार नगर प्रशासन का अध्यक्ष नागरिक कहलाता था। अगला प्रश्न है, नागरिक की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते थे कौन? गोप और स्थानिक को नियुक्त किए जाते थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सैन्य विभाग की कितनी शाखाएं थी? तो मौर्य काल में सैन्य विभाग की 6 शाखाएं थी और प्रशासन विभाग की भी 6 शाखाएं थी। तो मित्रों याद रखना 6 शाखाएं थी। अगला प्रश्न है, सेना का नेतृत्व करने वाला कहलाता था नायक। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी कौन था? तो ये राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी कौन था? सन्नी दाता। ये सन्नी है मित्रों, सन्नी दाता कहलाता था। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न, किस अभिलेख से उल्लेख मिलता है कि श्री गुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में किया गया है? तो ये जानकारी मिलती है मित्रों प्रभावती गुप्ता के पुना ताम्रपत्र अभिलेख से। अगला प्रश्न है, किस शासक ने महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो श्री गुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, श्रीगुप्त का शासनकाल रहा था? तो श्रीगुप्त का शासनकाल रहा था 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, किन अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है? तो घटोत्कच को प्रथम शासक बताया गया प्रभावती गुप्ता के पुना एवं सिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में बताया गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा चलाया था मित्रों? गुप्त संवत चलाया था और ये चलाया था 319 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का शासनकाल रहा था? तो गुप्त वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था मित्रों? तो गुप्त वंश का शासनकाल रहा था 240 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहा करते थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध हरिसेन रहते थे। अगला प्रश्न है, कवि हरिसेन ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? तो कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेख, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। तो हरिसेन ने कौन सी प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति पर लेख लिखा था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्कों पर क्या लिखा हुआ मिलता है? तो अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद यूपी से मिला था। अगला प्रश्न है, किसने समुद्रगुप्त को कुछ उपहार भेंट कर एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी? तो बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी श्रीलंका के जो शासक था, जो राजा था मेघवर्मन, उसने मांगा था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर किस गुप्त शासक के शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत की यात्रा पर आए थे और फाहियान की मुक्ति होक्यो की, इसमें इसकी यात्रा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर किस प्रकार के सिक्के चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था मित्रों कुमार गुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को सिंहासन पर बैठते ही हुनों के आक्रमण का
सामना करना पड़ा था? तो हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था स्कंदगुप्त को। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी मित्रों स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त ने किस झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किसने करवाया था? जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगला प्रश्न है, शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना किसके शासनकाल में की गई थी? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही शिव की अर्धनारीश्वर रूप में रचना की थी। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी सहित अवलोकीश्वर यशोधरा व राहुल का चित्रांकन प्राप्त हुआ है? तो गुफा संख्या 16 से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस गुफा को चित्रशाला नाम से भी जाना जाता है? तो गुफा संख्या 17 को चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर का कौन सा वंशज था? तो कौन सा वंशज था? 5वां वंशज। अगला प्रश्न है, बाबर की माता किस वंश से संबंधित थी? तो बाबर की माता चंगेज खां के 14वें वंशज से थी। अगला प्रश्न है, मंगोल ने जब इस्लाम को अपना लिया तो क्या कहलाया? मुगल कहलाया था। मंगोल ने जब इस्लाम को अपना लिया तो क्या कहलाए? वो कहलाए थे मुगल। अगला प्रश्न है, बाबर कितने वर्ष की आयु में शासक बने थे? तो बाबर 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तब भारत में बसे सर्वशक्तिशाली शासक कौन थे? तो भारत में 2 शासक बताए थे मित्रों इन्होंने, एक तो कृष्णदेव राय था और दूसरा महाराणा सांगा का वर्णन इसमें अपनी आत्मकथा में किया है। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा का शासनकाल रहा है? तो महाराणा सांगा का शासनकाल रहा 1509 से 1528 तक। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा के पिता का नाम क्या था? तो महाराणा सांगा के पिता का नाम था रायमल। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा कितने वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने थे? तो महाराणा सांगा जो बना था 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ का शासक बना था। अगला प्रश्न है, संग्राम सिंह अपने भाइयों से डरकर कहाँ अज्ञातवास बिताया था? तो संग्राम सिंह ने अपने भाइयों के डर से कहाँ पर चले गए थे? श्रीनगर अजमेर के करमचंद्र पंवार के पास। अगला प्रश्न है, सांगा के शासनकाल में गुजरात मेवाड़ के संघर्ष का कारण क्या था? तो ईडर संघर्ष का कारण था। अगला, ईडन का शासक कौन था? तो ईडन का शासक कौन था? राव भाण सूर्यमल और भीम। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था? तो महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री सूर्यमल के पुत्र रायमल के साथ करवाया था। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो महाराणा सांगा के समय दिल्ली का शासक था सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोधी ने महाराणा सांगा पर आक्रमण कब किया था? तो इब्राहिम लोधी ने महाराणा सांगा पर 1517 में आक्रमण किया था। सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातूली का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बांडी धौलपुर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो बांडी धौलपुर का युद्ध महाराणा सांगा इब्राहिम लोधी के सैनिक मियाँ माखन के मध्य 1518 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राणा सांगा का मुस्लिम सेनापति कौन था? तो राणा सांगा का मुस्लिम सेनापति था हसन खां मेवाती। अगला प्रश्न है, बयाना का युद्ध कब हुआ था? बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसने भविष्यवाणी की कि मंगल का तारा परिश्रम पश्चिम में है इसलिए पूर्व से लड़ने वाला पराजित होगा? तो ये कहा था मुस्लिम ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने कहा था।
अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध से पहले बाबर और राणा सांगा के मध्य संधि का प्रस्ताव लेकर कौन आया था? तो सैयदि तंवर आया था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के अनुसार खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को प्रारंभ हुआ था? तो ये 16 मार्च 1527 को युद्ध प्रारंभ हुआ था। ये किसके अनुसार है? वीर विनोद के अनुसार। और वीर विनोद ग्रंथ किसका है मित्रों? तो ये श्यामल दास का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के तीर से घायल होने के बाद किससे युद्ध संचालन की प्रार्थना की गई थी? तो सलम्बर के रावत रतन सिंह चुड़ावत से की गई थी। अगला प्रश्न है, रतन सिंह ने प्रस्ताव अस्वीकार करने के बाद किसने खानवा के युद्ध का संचालन किया था? तो ये किया था झाला अज्जा सिंह ने। अगला प्रश्न है, युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो वो कौन सी पदवी धारण की थी? गाजी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अगला प्रश्न है, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर को युद्ध की तैयारी का मौका देना ही पराजय का मुख्य कारण था। खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को कहाँ ले जाया गया था? तो खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हुआ था तो उसको बसवा ले जाया गया था। अगला प्रश्न है, राणा सांगा को विष किस स्थान पर दिया गया था? तो राणा सांगा को चंदेरी जाते समय विष दिया गया था, कालपी नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है, राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को कालपी नामक स्थान पर ही हुई थी। अगला प्रश्न है, राणा सांगा का अंतिम संस्कार अमर काव्य वंशावली के अनुसार कहाँ हुआ था? तो राणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है, राणा सांगा को सैनिक का भग्नावशेष क्यों कहा जाता था? तो राणा सांगा को भग्नावशेष क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनके शरीर पर 80 घाव होने के कारण। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम नरेश कौन था जिसके नेतृत्व में सभी राजपूत विदेशियों को भारत से निकालने के लिए इकट्ठे हुए थे? तो वो हुए थे राणा सांगा। अगला प्रश्न है, जोधपुर के राव चंद्रसेन किसके समकालीन थे? तो जोधपुर के राव चंद्रसेन के अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल के युद्ध में किसने घोड़े से उतरकर युद्ध के बीच में अल्लाह से विजय की प्रार्थना की थी? तो अल्लाह से विजय की प्रार्थना की थी युद्ध क्षेत्र में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता? तो ये कहा था मित्रों शेरशाह सूरी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट कहावत है मित्रों। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, राव चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर कब शासित हुआ था? तो राव चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर कब बैठा था? 31 दिसंबर 1562 को। अगला प्रश्न है, चंद्रसेन के भाइयों का नाम क्या था? तो चंद्रसेन के भाइयों का नाम क्या था मित्रों? एक का नाम था राम, दूसरा उदय सिंह और एक था रायमल। अगला प्रश्न है, नाडोल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो नाडोल का युद्ध हुआ था राव चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य 1563 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे जोधपुर पर अधिकार करने के लिए भेजा था? तो हुसैन कुली खां को जोधपुर पर अधिकार करने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, मुगल आक्रमण के समय जल की कमी होने के कारण राव चंद्रसेन को कहाँ जाना पड़ा था? तो ये जल की कमी होने के कारण भाद्राजून जाना पड़ा था। अगला प्रश्न है, नागौर दरबार का आयोजन हुआ था? तो नागौर दरबार का आयोजन अकबर के द्वारा किया गया था मित्रों और ये 1570 में किया गया था। अगला प्रश्न है, नागौर दरबार के समय कौन से तालाब का निर्माण किया गया था? तो अकबर के द्वारा नागौर दरबार के समय शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल आक्रमण के कारण चंद्रसेन भाद्राजून से कहाँ चला गया था? तो मुगल आक्रमण के कारण चंद्रसेन भाद्राजून से सिवाना दुर्ग में चले गए थे। अगला प्रश्न है, राव चंद्रसेन में
किस युद्ध पद्धति से मुगलों पर आक्रमण किया था? तो रावचंद्र सेन ने छापामार युद्ध पद्धति से मुगलों पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रसेन को अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने 1575 में किसे भेजा था? तो जलाल खां को भेजा था। अगला प्रश्न है, अकबर ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कब किया था? तो अकबर ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था 1575 में। अगला प्रश्न है, रावचंद्र सेन ने पोखरण को कितने रुपए में भाटियों ने यहाँ पर मित्रों, तो रावचंद्र सेन ने पोखरण को कितने रुपए में भाटियों को दे दिया था? तो 1 लाख फदिये में रावचंद्र सेन ने पोखरण को भाटियों को दे दिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रसेन की मृत्यु 11 जनवरी 1581 को हुई थी। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है? तो मारवाड़ के रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।